अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और हम पे बदस्तूर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आलमी कवानीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सख्त पाकिस्तान पे किए जा रहे हैं और यकीनी तौर से ये पाकिस्तान के अपने हक में हैं। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी मईशत है, बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी ये चीज़ें हैं। ऐसे में इन तमाम मसाइल को महज एक साल के अंदर या एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश जारी है। अब 21 से 23 अक्टूबर फैटफ का वर्चुअल इजलास है। इस इजलास में पाकिस्तान की किस्मत के बारे में फैसला होगा कि इधर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं या नहीं रहते। आगे खतरा जो है वो ब्लैक लिस्ट का भी है। थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था फैटफ की और दिसंबर 2019 का वक्त दिया गया था। रिकमेंडेशंस हैं वो 40 के करीब सिफारिशात थी जिनके ऊपर हमें कंप्लाइंस करना था, हमने अपने आप को ठीक करना था। लेकिन फिर कोरोना की वजह से एक हमें एक्सटेंशन मिली और अब देखते ही हैं कि सूरत हाल क्या रहती है। इस वक्त आपके सामने शेयर करूं कि जो 40 रिकमेंडेशंस मिली थी पाकिस्तान को कंप्लाइंस के हवाले से, उसमें से जो नॉन कंप्लाइंस है वो 4 रिकमेंडेशंस हैं, यानी उनके ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं कर पाए, नहीं कर सके। लार्जली कंप्लाइंस यानी बहुत हद तक जो हमने काम किया है वो 8 रिकमेंडेशंस पे, जबकि पार्शली जुज़वी तौर पे 28 रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने काम किया। उनका एक एक्शन प्लान था 21 नुकाती, जिसमें 27 नुकाती 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान था, जिसके 21 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। 6-7 रहते हैं और वो बड़े पेचीदा हैं। अब मसला यह है कि 39 मेंबर्स हैं और इन 39 मेंबर्स में अगर हमें मिल जाती है सपोर्ट 3 मेंबर्स की तो हम स्टिल ग्रे लिस्ट में रहेंगे और 12 की हमें सपोर्ट मिल जाती है तो हम इस झगड़े से ही बाहर आ जाएंगे, इस दलदल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। गो कि हुकूमत इस वक्त काफ़ी कमिटेड है और बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है कि इस जो अभी इनका इजलास होगा, वर्चुअल इजलास होगा, इसमें पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाएगा। ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है आज के प्रोग्राम में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ से मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम स्काइप लिंक पे, जूम लिंक पे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर आयशा गौस पाशा माहिर मुआशियात टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर आबिद सुलैरी ने भी हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा कि गो कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के अपने हक में होगा कंप्लाइंस, लेकिन इस वक्त प्रेशर भी है और सियासी प्रेशर भी है, दबाव भी है, अमेरिका का भी दबाव है। अगर हम कहा यह जाता है अगर अमेरिका का फेवर मिल जाए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान इजीली इससे बाहर आ सकता है। इंडियन लॉबी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम कर रही है, पाकिस्तान को फंसा के रखना चाहती है फैटफ के अंदर। तो ये जरा इसका पॉलिटिकल साइड में जानना चाहूंगा कि वो डायनेमिक्स क्या हैं। जी, मेरे ख्याल में शुक्रिया इमरान। इसके इस वक्त जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं मेरे ख्याल में वो ही हावी हैं। आबिद और आयशा दोनों मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि जो इकोनॉमिक साइड है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और वो जो 40 पॉइंट्स हैं उसमें क्या दुश्वारियां हैं और क्या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें ये पता लग गया है पिछले 2 साल में, और ये हमें पहले भी पता था लेकिन अब तो वाज़ेह हो गया है कि ना सिर्फ ये एक तरह से एक टेक्निकल मसला है, इसमें बड़ी क्लियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन है खुसूसन भारत की तरफ से कि फैटफ को एक टूल इस्तेमाल किया जा रहा है या एज अ टूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो बिल्कुल पहली बात सही है कि जो हर चीज जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। कई चीजें बेहतर करके हमें खुद फायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म, आपकी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है वक्त थोड़ा सा आपको फुट ऑन द एक्सेलरेटर रखना होगा। मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी को ज्यादा एनहांस करना चाहिए। अब तक बेसिकली पाकिस्तान का फैटफ पे इंटरनेशनल पोजीशन ये रही है कि ठीक है जनाब आपने कह दिया, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि बेहतर हो, हम करते हैं कुछ। लेकिन और डिप्लोमेटिकली हमने यकीनन दोस्तों से जो हैं 2-4 हमारे उनसे बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में अब उसको किसी तरह में एनहांस करना होगा।
यही दोस्त भी अगर सर अगर दोस्त भी हमारे काम आए तो वो सिर्फ 3 मेंबर्स की सपोर्ट वाले लेवल पे स्टिल ग्रे लिस्ट में रहने पे दोस्ती का हमारी सिफारतकारी उस लेवल पे नहीं गई कि हम 12 मेंबर्स की सपोर्ट करके और हासिल करके और बाहर निकले, वो उस लेवल पे नहीं है हम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, और हमारी सफरतकारी इस लेवल पे भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास इतने दोस्त हों कि हमें पता हो कि यार इसका वोट तो पक्का है। लेकिन मेरे ख्याल में दोस्ती यारी से आगे हटके एक तरह से मेरी अपनी राय तो अब ये हो गई जो पहले नहीं थी कि फैटफ पे डिप्लोमेटिकली हमें थोड़ी सी सख्त पोजीशन लेनी चाहिए पॉलिटिकली, इन द सेंस कि हमें ये थोड़ा सा ढंडोरा पीट लेना चाहिए कि यार ये ज्यादती हो रही ठीक कि एक मुल्क है उसने पूरी कोशिश की है, और दैट मींस कि आप अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी में चाहे वो ऑपेड्स के जरिए हो चाहे दूसरा हो, कि अब तक बेसिकली जो हमने नीवे नीवे की डिप्लोमेसी इस्तेमाल की है इन दिस केस, ठीक अब ये बात करना मेरे ख्याल में जायज है कि फैटफ एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, डॉक्टर आयशा गौस पाशा, क्या वाकई फैटफ जो है उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? भारतीय लॉबी जो है इसके पीछे पड़ी हुई है, और आपको याद होगा कि भारत में जो एक बहुत बड़ा स्कैम आया वहां के बैंक्स का, और वहां पे जो है वॉच डॉग्स जो है वो देख रहे हैं उस मामला को भी, तो पाकिस्तान उसको डिप्लोमेटिकली आगे लेकर चल सकता था, प्रेशर डाल सकता था, शायद हम वो चीज उस तरीके से उठा नहीं पाए। आप समझिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त जो हमारी सिफारतकारी है वो ज्यादा काम आ सकती है रेदर कि हम और चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। जी थैंक यू इमरान। देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी कि फैटफ को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, और द वेरी फैक्ट कि भारत ने तो बस खुल्लम खुल्ला उनके मिनिस्टर्स ने पब्लिकली भी तो अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज करना चाहते हैं। ये तो इसमें कोई मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि भारत ने अपने साथी बना लिए हैं इस सारे प्रोपेगेंडा में, और हम जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जब आपको 12 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की, तो वो हमें इस वक्त जनरेट करने में जरा सी हमें दिक्कत हो रही है। हम पिछले दफा भी ग्रे लिस्ट में रहने के लिए 3 ममालिक ने, टर्की ने, चाइना ने और मलेशिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। वी वेरी ग्रेटफुल टू देम। लेकिन अब भी इंशाल्लाह वो हमारा साथ देंगे, और मेरे तो होप हम ये कर रहे हैं कि मुल्क ने काम तो किया है और वाकई पेशरफ्त तो हुई है इसको एडहेयर करने को, जो भी उन्होंने कंडीशंस दी थी हमें। और मुझे तो याद है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी बड़ा स्ट्रांगली बनाया गया है। एक ही जॉइंट सेशन में कोई 9 बिल तकरीबन लॉज आठ लॉज पास हुए, 8 बिल्स जो वो कानून एक ही जॉइंट सिटिंग में तकरीबन सारे निकाले, एक ही सेशन में सारे निकले। तो लेजिस्लेटिवली इनफैक्ट हमने थोड़ा सा ओवरडू तक कर दिया है। अच्छा, यानी अपोजिशन को जो इतराज था ये था कि दे बिकम टू स्ट्रिक्ट and probably the compliance might become एक प्रॉब्लम, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक थोड़ी सी जैसे कहने की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये हमने इतना ज्यादा एडहेयर टू करने की कोशिश की है, जैसे कहने की ओवरकिल कर रहे हैं हम लोग में से। तो अब इस वक्त हमें आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ आप टेक्निकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को आपने आगे लेकर आए हैं और आपने उसको शराइत मिलने की अडेयर करने की कोशिश की है। डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं जरा डॉक्टर आबिद सुलेरी। इस वक्त जो बात और कहना जी प्लीज IMF तक ने अपनी ये जो EFF प्रोग्राम है हमारा, उसमें उसको लिंक कर दिया है फैटफ से। तो देखिए जरा किस तरह इंटरनेशनल एनवायरनमेंट काम कर रही है। डिप्लोमेटिकली वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस। ठीक, डॉक्टर आबिद सुलेरी, इस वक्त कहा यह गया कि जनाब पिछले के अंदर 8 बिल्स जो है जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में पास हुए फैटफ के हवाले से,
शायद हमने डू मोर का जो है वो तकाजा दोबारा इस वक्त आ सकता है. कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए, कितना सफिशिएंटली हम काम कर चुके हैं. सिर्फ 3 मेंबर्स की अगर हम हिमायत लेते हैं तो स्टिल हमें टाइम मिल जाएगा. ग्रे लिस्ट में हमें इससे बाहर निकलना है, और खुदा ना खास्ता वो जो ब्लैक लिस्ट है वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है. ऐसे में आप काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिफारती तौर पर क्या वो काबिशें नजर आ रही हैं? क्या हम कैश कर पाए, हम अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को टेबल पर लेकर आए? पाकिस्तान का जो है अफगान अमल में जो एक बड़ा किरदार है, अमेरिका से हमें सपोर्ट भी मिल सकती थी, या हम डिप्लोमेटिकली वीक रहे इस तमाम मामले में? आबिद सुलेरी साहब. जी इमरान, अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो एक्शन प्लान की, जो 3 आपको नजर आते हैं मेजर काम, लीगल साइड पे, ऑपरेशनल साइड पे, लेजिस्लेटिव साइड पे, उन तीनों पे पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल है कि अपने ही फायदे के लिए काफी बेहतर काम कर चुका है. जो बिल्स का पास होना था आप उनको देख लें, आप जो कैश स्मगलिंग का रोकना था, जो रेगुलेटरी कंट्रोल है जैसे ज्वेलर्स पे, और जो दूसरे ग्रे एरिया थे रियल एस्टेट पे, स्टेट बैंक की रेगुलेशन, एफपीआर के रेगुलेशन, जो बिजनेस अथॉरिटीज उनको देखना. तो अगर हम ऑन गोइंग और सिस्टमिक एफर्ट के हवाले से देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में उसको होना चाहिए. हम 3 तरह के जो आपके बनते हैं मैट्रिक्स, नॉन कंप्लायंट, लार्जली कंप्लायंट और पार्शली कंप्लायंट, तो उसमें जो पाकिस्तान इस वक्त तक अपने आप को प्रूव कर पाया है वो यही है कि हम लार्जली एंड पार्शली कंप्लायंट हैं. सिर्फ 4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन मेजॉरिटी चूंकि हम कर पा रहे हैं. तो ब्लैक लिस्ट में जाता हुआ तो मैं नहीं देख रहा, और उसकी वजह जो है कि जो 3 मुल्क आपको चाहिए, टर्की, चाइना और मलेशिया, उनकी सपोर्ट आपको अभी तक के फैटफ के तमाम राउंड्स में हासिल रही है. और मैं कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा कि जिसकी वजह से इन 3 मुल्कों की सपोर्ट जो है वो एकदम से पाकिस्तान से हट जाए. हाँ, जो अभी फॉरेन मिनिस्टर ने मुल्तान में पिछले चंद दिनों पहले जो उन्होंने बात की कि खुशखबरी होगी, शायद हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, वो देखने की जरूरत है कि उनका जो ऑप्टिमिज्म है वो किन चीज़ों पे है. क्या वो सिर्फ एक्शंस पे डिपेंड करता है जो कि पाकिस्तान ने लिए, और वो एक्शंस जैसा कि मैंने कहा कि वाकईतन हम अपना केस जो है वो उस पर प्रूव कर सकते हैं, या पाकिस्तान जो है वो अपने साथ मजीद 8-9 कंट्रीज को मिलाने में कामयाब हो गया है. और अगर हो जाता है तो फिर उसमें हमें व्हाइट लिस्ट में आने से कोई नहीं. ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी अगर ऐसा हो जाता है. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा गौस पाशा, डॉक्टर आबिद सुलेरी और डॉक्टर आदिल नजम मौजूद हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. फैटफ के हवाले से पाकिस्तान की किस्मत क्या होगी, इसका हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर आदिल, आपकी तरफ आऊंगा. ये जो बात की जा रही थी हमारे जो वजीर खारजा की तरफ से, और पुरअज़्म है कि हम जल्दी फैटफ लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे और खुशखबरी मिलेगी, इस तरह की बातों से फिर ज़ाहिर के हक़ाइक़ क्या हैं और इस तरह की बातें जो हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही हैं, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा. और दूसरा ये कि एक इमीडिएट जो हम रिएक्शन देखते हैं वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के अंदर देखते हैं कि वहां पे स्पेकुलेशन होना शुरू हो जाती है, तेजी शुरू हो जाती है, फिर कोई चीज़ खिलाफ तवक्का हो तो फिर वो ये सारे गेम्स वहां पर शुरू हो जाते हैं. ये क्या सही अप्रोच है हमारी? देखिए, मैं ये कॉन्टेक्स्ट तो नहीं जानता कि उनके पास जाहिर है जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझसे बहुत बेहतर होगी. शायद ही नोज समथिंग कि जो दूसरे ममालिक से बात हुई है या दूसरी जो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट की डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान जवाब देगा वो जाहिर है वो बेहतर जानते हैं. सो दैट आई डू नॉट नो. जैसे कि आबिद ने बिल्कुल कहा कि ब्लैक लिस्ट में आने का चांस जो है वो तो बहुत कम है. अब सवाल ये है कि आप ग्रे लिस्ट से निकलें. 2 चीजें, लेकिन एज अ मुल्क हमें ये सोचना है कि 2 चीजें. एक तो ये कि इस झंझट से निकलें और ये जो तलवार मंडला रही है सर पे ये निकले ताकि हम फैटफ की लिस्ट से निकलें. दूसरा ये है कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी इकोनॉमी को, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इतना रोबस्ट कर दें कि जो खदशात हैं दुनिया में और हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में या पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में, वो हर इस किस्म की चीज जो है उनको या मुस्तहकम करती है या कमजोर करती है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तरह से नाउ आई फील कि हमें एक डिप्लोमेटिकली भी ये कहना चाहिए कि यार ये फैटफ अच्छा टूल नहीं है.
یہ ایک طرح سے بلیک میل بن گیا ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سر، جب پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو ایسے میں انڈیا میں بھی پھر وہی بات کروں گا کہ جو ڈزنز آف وہاں کے جو بینکس ہیں، وہاں کا فائنینشیل سسٹم، لنکیجز، ٹیرر فائنینسنگ، یہ ساری چیزیں ہوئی، تو اس کو بھی اسی طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا، ہمیں اٹھانا چاہیے تھا، ہم اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے تھا حکومتی سطح پر. وہ ہم نے مس کیا یہاں پر. نہیں پہلے کرنا چاہیے یا نہیں، میرے خیال میں دیکھیں ہمارا سٹانس جو تھا وہ برا نہیں تھا. ہمارا سٹانس یہ تھا کہ یار ہم تو ٹیرر کے خلاف خود ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے بہت بڑا کیونکہ ہم نے شروع میں بالکل صحیح سٹانس لیا ہے کہ دیکھو ہم ٹیرر کے خلاف ہیں، ہم ہر طریقے سے گلوبل ٹیرر کو روکنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں. بتاؤ کیا کر. اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ یار ہم تو کر رہے ہیں، ہم جتنی کوشش ایک ملک کر سکتا ہے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم بل پاس کر رہے ہیں، ہم سسٹم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناؤ انٹرنیشنل سسٹم کو ہماری مدد کرنی چاہیے. تو ان اے وے میرے خیال میں اس کو بجائے انڈیا اسپیسیفک بنانے کے ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں کووڈ نے دنیا بھر میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، غریب ملکوں پہ خصوصاً اس کا ایک پریشر ہے. جو ہم آج کل سیاست دیکھ کموڈیٹی پرائسز وغیرہ کی، یقیناً اس میں ہمارے بھی مسائل ہوں گے، لیکن اس میں ایک عالمی منڈی کے بھی مسائل ہیں. ایک آپ کو وی نو کہ وی آر ان اے گلوبل اکنامک پرابلم. اس حال میں فیٹف جیسے ٹول کو جب بلیک میل کی طرح یوز کیا جائے تو ایک انٹرنیشنل آرگومنٹ ہے. اور میں ایک لائن کی آخری بات یہ کہوں گا کہ آئی تھنک یہ ہمیں یو این وغیرہ میں بھی ریز کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ مور اینڈ مور اسپیسیفک انسٹرومنٹ جو ہیں اور اسپیسیفک انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو آپ نے چودھری بنا دیا، بالکل بجائے جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں 32 ملک نہیں ہیں، جس میں 200 ملک ہیں. صحیح. سو ان اے وے ہمیں یقیناً فیٹف پہ کوشش کرنی چاہیے اور کرتے رہنی چاہیے، لیکن ساتھ اب آئی تھنک دیر از این آرگومنٹ جہاں دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ اس قسم کے انٹرنیشنل انسٹرومنٹ جو ہیں دے آر ناٹ گڈ، نہ صرف ہمارے ممالک کے لیے، گلوبل اکانومی کے لیے اچھے نہیں. ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ آپ کی طرف آؤں گا. اب ظاہر ہے کہ ہم اوور ڈو بھی اگر کر رہے ہیں یا بہت زیادہ بھی ہم کر رہے ہیں تو وہاں سے ڈو مور کی آواز ہمیں پتہ ہے کہ وہ آنی ہے. ایسے میں کیا اپروچ ہماری ہونی چاہیے اس وقت؟ عادل نجم صاحب جو بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کے اوپر اور بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر کہ ہم ایکسپوز کریں کہ جناب اس ٹول سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور اگر اس کو کووڈ پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں، پرائم منسٹر کی بات کو سنا جاتا ہے انٹرنیشنلی جب کووڈ کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر ممالک جو ہیں وہ تھوڑا خیال کریں غریب ممالک کا، ان کے قرضوں کا، یہ ساری چیزیں تو انٹرنیشنلی ان کی بات سنی جاتی ہے. ڈاکٹر عائشہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور عادل صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ذرا سے آن گراؤنڈ کی بات بھی بتائیں. دیکھیے اب انڈیا جس طرح اس نے اس وقت اسٹینڈ لیا ہوا ہے اور جو اس کی ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ ہے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس اس کا اکنامک اسٹرکچر ذرا اسٹرانگ ہے، وہ بڑا مارکیٹ پرووائڈ کرتی ہے گلوبلی. تو لوگوں کی انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کیسے اس نے اپنی اکانومی کے بیسس پہ اپنا پاور اکراس کنٹریز بڑھایا ہے. تو اس کے پاس بیکنگ ہے. اب میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں، اٹس ویری کینڈیڈ بٹ میں بولوں گی. اب دیکھیے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو اس نے کیا، کیا دنیا کو اس کے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے تھا اس سے زیادہ اسٹرانگلی جتنا وہ اٹھے؟ کیا ہم نے کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ جتنی ہم کر پائے؟ بالکل کرنی چاہیے تھی. بٹ کیا وجہ تھی کہ ہم نہیں کر پائے، اور کیا وجہ تھی کہ دنیا نے اتنا زیادہ زور سے اور زیادہ اگریسولی انڈیا کو نہیں ٹو ٹاسک لیا؟ ٹھیک ہے، کچھ یورپین یونین نے کہہ دیا، کچھ ادھر ادھر رینڈم، ملیشیا نے بہت ساتھ دیا، ٹرکی نے بہت ساتھ دیا، لیکن اس کے آگے ملکوں نے اتنا زیادہ اسٹرانگ ری ایکشن نہیں دکھایا. تو یہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں فیس کرنی ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا کو اپنا اسٹینڈ تو کلیئر دکھائیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو رول اس وقت ہم نے افغانستان میں پلے کیا ہے اینڈ ایوری تھنگ، ہمیں یو ایس کو پرسیو کرنا چاہیے. یو ایس کو اپنی طرف، ٹھیک ہے وہ بے شک ایک ہی ووٹ ہو یا جو بھی ہو، البتہ اٹ ول بی اے گڈ ایلائی فار اس، یہ پرٹیکولرلی فیٹف کے لیے. آپ نے اسی طرح کچھ ملک سے، سعودی عربیہ وغیرہ سے، اور یہ جو آپ کی ٹریڈیشنل فرینڈز رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے بیچ میں تھوڑا سا لوپ وارم ہو رہا تھا، یہ
कम से कम अंदेशा कुछ लोगों को ये हो रहा था, गवर्नमेंट ने तो डिनाई किया है, लेट्स सी। तो आपने वो पुराने एलाइज को भी मोटिवेट करना है, आपने कुछ यूथ को भी साथ में लेना है, आपने इसको डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली आगे बढ़ाना है। दैट गोज विदाउट सेइंग कि आपने जो पेशरफ्त करनी है टेक्निकल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें भी पीछे नहीं हटना है। सही। ये हमारे अपने इंटरेस्ट में, जितनी हमने कॉस्ट बेयर की है टेररिज्म की, मुल्क में दुनिया में किसी ने नहीं की, चाहे वो ह्यूमन लाइफ को गिव अप किया है, चाहे वो इकोनॉमी की डैमेज के लिए। और कहने को दुनिया ने हमें कॉम्पनसेट भी उसका शायद 1/3 इनफैक्ट बहुत कम ही प्रोपोर्शन ही किया होगा। जो सारी दुनिया कहती है हमने आपको हेल्प आउट किया, नो, हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है। और पिछले एक हफ्ते के दौरान 22 जवान हमारे जो है इन कार्रवाइयों में शहीद हुए हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कीमत अदा कर रहा है। डॉक्टर आबिद सुलैरी, लीगल, ऑपरेशनल, लेजिस्लेटिव, ये तीनों महाज अपनी जगह, लेकिन आप ये जो डिप्लोमेटिकली इस वक्त बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश की जाना चाहिए। और जाहिर है कि जो बात की कि इंडिया 1 अरब 25 करोड़ की मार्केट है दुनिया के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट है दुनिया के इंडिया के साथ, ऐसे में पाकिस्तान के लिए फिर क्या बचता है? हम क्या लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या हो, कितने बड़े लेवल पे हम आके आए? और जाहिर है कि हम कैश नहीं कर पाए अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से अपनी खिदमात को और सारी चीजों को, हमें करना है इन चीजों को। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलना है। एक तो जो काम हम कर चुके हैं उनको हाईलाइट करना है, अपनी रिजॉल्व जो है वो पेश करनी है दुनिया को। देखिए, इससे पहले बेनामी एक्ट जो था पाकिस्तान में, उसका कोई तसव्वुर नहीं था, उसको अबॉलिश किया गया। ये जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाई गई, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे उसकी जो ट्रांजैक्शंस है उसके एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अपने लिए भी फायदे में, और हमें इनको प्रोजेक्ट भी करना है। फिर हमने जो गिरफ्तारियां की हैं, जो जिन लोगों पे जो आउटफिट्स जो थे जो कि डिफंक्ट थे, जिन पे दहशतगर्दी का इल्जाम था, उनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज किए हैं। ये सारी चीजें हाईलाइट करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो इस वक्त दोहरा म्यार है उस पर भी प्रोटेस्ट करना जरूरी है। यानी आई कैन आर्ग्यू के चले इंडिया जो है वहाँ तो शायद बाकी दुनिया जो है वो 1.25 बिलियन जो है कंज्यूमर फोर्स उसकी वजह से चुप है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान के जो लॉज हैं या वहाँ की जो पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज, दानिस्ता या ना दानिस्तगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए, क्या वो सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ है, या सारी की सारी जो ऐसी है जहाँ से टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं हो सकती? और इस तरह के और भी बहुत से ममालिक हैं। यकीनन ये पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिकली ये इकोनॉमिक कोर्शन का निशाना बनाया जा रहा है, जिसको दे आर यूजिंग फैटफ एक स्टेट क्राफ्ट कोर्शन के टूल के तौर पे। और इस पे पाकिस्तान को भरपूर अपनी फाइट जो है वो करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ पे मुझे यकीन है कि 21 के इस इजलास से पहले कोई लॉबिंग जो है वो की जा रही होगी, और इसी वजह से शायद फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उनको कुछ पॉजिटिव साइन वहां से मिले होंगे तो उन्होंने ये बात की है। लेकिन अगर कुछ अभी भी लकूना बाकी है तो हमें उन लूप होल्स को फिल करना होगा डिप्लोमेटिक लेवल पे। यानी जो हम ऑपरेशनल, लीगल और लेजिस्लेटिव लेवल पे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमें उसी रिजॉल्व के साथ आना होगा। चले जी, अच्छी बात यह कि पाकिस्तान जो है उसको 3 मेंबर्स की ताउन दरकार है इस ग्रे लिस्ट में रहने के लिए। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने के लिए नहीं, बल्कि जो 12 मेंबर्स हैं वो अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है तो हम इस झगड़े से, इस दलदल से बाहर आ जाएंगे। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट वाली बात होती है तो वो कितनी खतरनाक होती है और क्या उसका नक्शा होता है, ये हम जानेंगे अपने पैनल से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर आदिल नजम आपकी तरफ आता हूं। इन वर्स्ट के सिनेरियो जो बड़ा डराया जाता है ब्लैक लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट क्या कहती है? खुदा न खास्ता जो मुल्क इसके अंदर हैं या जिनका एक्सपीरियंस रहा उनके मालियाती निजाम को किस तरह का धचका लगता है? क्या पूरी दुनिया उनके साथ ट्वीट करती है? डॉक्टर साहब देखिए, मेरे ख्याल में इसकी जो इकोनॉमिक पहलू है उसके लिए आपके पास 2 बड़े अच्छे, मेरे से बहुत बेहतर मेहमान है, मैं उनकी तरफ आई विल डिफर। जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है वो ब्लैक लिस्ट का ही होता है कि एक तरह से आप जो है एक पराया बन जाते हैं।
آپ جو ہے ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. اور جو اکنامک امپیکٹ وہ تو ہے ہی ہے کہ آپ کا جو اسٹرینگل ہولڈ جو آپ کو اکنامک کوئرشن کی عابد نے بات کی وہ تو آلریڈی بریک کے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ جو ہے اب اتنی زیادہ سکویز ہوتی ہے کہ اس سے جو اکنامک امپیکٹ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر, میں آئی لیو دی اکنامک امپیکٹس ٹو دیم, جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح کچھ ملکوں کا نام لیا جاتا ہے کہ یار یہ ملک تو جو ہے یہ ایسا ہے, یہ تو فلانا ہے. آپ ایک طرح سے جو اقوام عالم ہے اس کی نہ صرف پیریفری بلکہ ایک طرح سے پیپل لک ڈاؤن آن یو, اور اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے, ہم یہ دیکھ چکے ہیں جو نیشنل ٹرسٹ کی کاسٹ ہے. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے, the reason I am focusing on the political is کہ ان چیزوں کی ایک تو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اصول سے کیا امپیکٹ ہوا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی فورن انویسٹر ہے, چلے آپ فورن انویسٹر چھوڑیں, ایک شخص ہے اگر کورونا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پاکستان ٹریول کرنا ہے, تو اس کے دفتر والے کہتے ہیں نہیں یار ادھر مت جاؤ, وہ تو بڑا مشکل ملک ہے, ادھر تم نہ ہی جاؤ کیونکہ وہ سیف نہیں ہے. سو اس کی دا پولیٹیکل امپیکٹ از کہ جو ریگولیٹری امپیکٹ ہے اس سے کہیں بڑھ کے ایک جو آپ کے اوپر یہ کلاؤڈ آ جاتا ہے اس کی جو امپیکٹ ہے وہ میرے خیال میں کہیں زیادہ ہے. دیکھیں جو ریگولیٹری لیکن ڈاکٹر صاحب بظاہر ایسا لگتا نہیں اور نہیں ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ الحمدللہ جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے پاکستان کی, اسٹریٹجکلی جو پاکستان کی امپورٹنس ہے, پاکستان کو آؤٹ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یار دیکھیں یہ میرے خیال میں امپورٹنس والا بھی آپ اجازت دیں, میرے خیال میں یہ والا منترا آپ ہمیں نہیں بولنا چاہیے. یہ جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. عام آدمی ایک بندہ آسٹریا میں بیٹھا ہے وہ کیا سمجھے گا جیو پولیٹیکل امپورٹنس یہ ہے کہ جناب ہم بڑے مشکل علاقے میں, تو پھر میں کیوں ادھر انویسٹ کروں گا. جیو پولیٹیکل امپورٹنس یہ ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے, اچھا تو پھر میں کیوں اس ملک میں جاؤں. ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ نیریٹو بڑا بتایا گیا ہمیشہ سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کہ آپ نے اس میں رہنمائی کی, ورنہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو ایک بہت بہتر انداز اور بہت اس میں بتایا گیا. جی ڈاکٹر عائشہ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی اہمیت اتنی ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا خاکے میں بدھن. دیکھیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے یہ اتنا بڑا ہمیں یہ اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے, خاص طور پہ یہی جیو پولیٹیکل بات بھی آپ نے جو کہی, اور ہمارے پاس ابھی کچھ دوست اتنے ہیں انشاءاللہ اس گلوبل کمیونٹی میں کہ ہمیں یہ چیز انشاءاللہ نہیں ہوگی. البتہ اگر ہم اس کو ہائپوتھیٹیکلی سوچیں کہ خدا نہ کرے اگر, تو دیکھیں یہ میجر کرائسس سچویشن ہے پاکستان میں, ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز پاکستان کی وہ پھر ہمیں میٹ کرنے میں بہت دقت ہو جائے گی. آپ کے پاس آئی ایم ایف میں بھی اپنا جو پروگرام ہے یہ اسی سے لنک کیا ہوا ہے. آئی ایم ایف اگر بیک آف کر جاتا ہے تو آئی ایم ایف ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اور اس سے بھی پھر فائنانسنگ ملنے میں مشکل ہوگی. کمرشل بورونگ میں آپ جائیں گے تو وہ ایکسوربیٹنٹ ریٹس میں مل پائے گی تو مل پائے گی, پھر بھی نہیں مل پائے گی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گا. اسی کے ایک روڈ اسٹیٹ اگر بنا دیا آپ نے ملک کو, کون چاہتا ہے اور اپنا پیسہ جا کے ایک روڈ اسٹیٹ پہ لگاتا ہے, تو اس کو اب آپ وہ بھی ذرا آپ لیکن آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن جو ہے یہ جو 8 بل جس طریقے سے پاس ہوئے, اپوزیشن جو ہے وہ اس میں اور ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہی تھی, تو چیزیں اتنی بہتر اس طرح سے ایک پیج پہ نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن فیٹ آف کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے میری گزارش سنیں آپ, اپوزیشن نے کسی سٹیج پہ فیٹ آف کو جینوئنلی کبھی بھی نہیں روکا. ہم نے میں خود انوالو رہی ہوں. دیکھیے جو اینٹی منی لانڈرنگ بل تھا اور جو اینٹی ٹیررزم فائنانسنگ بل تھے, یہ سب باقاعدہ طور پہ دیکھے گئے تھے. ہمیں جو کنسرن تھے وہ یہ تھا کہ آپ کچھ اوور اینڈ ابو کر رہے ہیں اور آپ اس سے کم بھی کر کے فیٹ آف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں تھی. اور لیٹ می پٹ دس ریکارڈ رائٹ, جو امینڈیڈ فیٹ آف اور اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور باقی چیزیں, ان میں امینڈمنٹ جو اپوزیشن نے دی تھی, یعنی بل جو تھا اس میں کوئی 70 سے 80% امینڈمنٹ تو اپوزیشن ہی نہیں دی تھی, اور ہم نے ساتھ کوآپریٹ کر کے ان کو چینج کروائے.
हमें कुछ अटक रही थी जो बातें वो लैब के हवाले से, जिसकी इतनी अच्छा। हमें रिक्वायरमेंट नहीं नजर आ रही थी कि आपके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी है, आप कॉम्प्लिकेट ना करें इन चीजों को ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। इंटरप्रिटेशन थी वो बाहर जो है वो गलत अल्फाज में या गलत तरह से उसको समझा गया। डॉक्टर आबिद सुलैरी, आप समझते हैं कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातें, हुकूमत फैटफ के हवाले से एक एक पेज पर हैं और हमें इसमें से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, तमाम चीजें जो है वो बेहतरी से आगे बढ़ रही हैं? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात है जो कि चाहेगी कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट पे जाए। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहती हैं और उस पे सबका कंसेंसस जो है वो मौजूद है। जो इशू आया था वो डॉक्टर आयशा शायद मुझसे ज्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि वो इशू जो है वो है कि जो लॉज रिफॉर्म हुए हैं उनका कहीं पे गलत इस्तेमाल ना हो जाए, और ये तकरीबन हर लॉ के साथ होता है। ये सिर्फ फैटफ रिलेटेड लॉज में है, उन्हीं के साथ नहीं है। तो यकीनी तौर पर उसके मिसयूज को के बारे में अगर किसी को कोई खदशात हैं तो वो तो अपनी जगह, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सियासी जमात ऐसी थी जो कि चाहती है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो फाटक की ग्रे या ब्लैक लिस्ट पे रहे। ठीक है। और आपका जो दूसरा सवाल था पाकिस्तान के खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होने के इम्कान और उसका नुकसान क्या होगा, तो देखिए इस वक्त सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक हैं जो कि ब्लैक लिस्ट पे हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। नाजरीन के लिए सिर्फ ये बताता चलूं कि जो इसका क्राइटेरिया होता है वो ये है कि अगर आपके लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर में कोई लैकूना नहीं है तो आप वाइट लिस्ट पे हैं, अगर उनमें कोई डेफिशिएंसीज हैं तो आप ग्रे लिस्ट पे आते हैं और आप एंगेज होते हैं कि हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आप स्टबर्न होते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे लॉज जो हैं उनमें कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है और हम इनको बिल्कुल इम्प्रूव भी नहीं करेंगे, तो फिर आप ब्लैक लिस्ट में आते हैं। तो अगेन अगर आपकी कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना भी हो आउट ऑफ वे जाके, तो पाकिस्तान ये अपना केस प्लीड कर सकता है कि पाकिस्तान ने ये एडमिट किया कि हमारे लॉज और प्रोसीजर्स में डेफिशिएंसीज थी और हमने उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए हम मुसलसल एंगेज रहे हैं 2018 से अब तक, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जा रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल नजम, डॉक्टर आयशा गौस पाशा और डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद थे और फैटफ के हवाले से पाकिस्तान की किस्मत गो के पाकिस्तान के अपने हक में है कि उन तमाम रिकमेंडेशंस को हम पूरा करें, लेकिन हम पे ये एक प्रेशर लादा जा रहा है, इससे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को और हुकूमत को निपटने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।